ये आकाशवाणी दिल्ली है। संसद की स्थायी समिति की समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर कल बैठक होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 777 संविदा पैरा मेडिकल कर्मचारियों और सरकारी स्कूल के 476 अंशकालिक शिक्षकों के सेवा विस्तार को मंजूरी दी। दिल्ली विश्वविद्यालय के दूरस्थ और सतत शिक्षा विभाग ने कल से शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए स्नातकोत्तर प्रोग्राम के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों के दौरान गुम हुए 3 लाख बच्चों को उनके परिवारों से मिलवाने में मदद की है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कल नई दिल्ली में आषाढ़ पूर्णिमा पर धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाएगा। संसद की कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर कल बैठक करेगी। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बताया कि समिति इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों के विचार जानेगी। उन्होंने कहा कि समिति में सभी राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल हैं। समान नागरिक संहिता में नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने और उन्हें लागू करने का प्रस्ताव है। यह संहिता धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगी। फिलहाल देश में विभिन्न समुदाय अपने अपने पर्सनल लॉ के अनुसार संचालित हो रहे हैं। पिछले महीने 14 जून को विधि आयोग ने लोगों और पंजीकृत धार्मिक संगठनों से समान नागरिक संहिता के बारे में सुझाव देने और अपना पक्ष रखने को कहा था। आम जनता इस मुद्दे पर अपने सुझाव 14 जुलाई तक भेज सकती है। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से 11 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। श्री जोशी ने सभी राजनीतिक दलों से मॉनसून सत्र में सक्रिय भागीदारी करने और विधायी कार्यों तथा अन्य मुद्दों पर सार्थक चर्चा की अपील की है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 777 संविदा पैरा मेडिकल कर्मचारियों और सरकारी स्कूलों के 476 अंशकालिक शिक्षकों के विस्तार को मंजूरी दे दी है। श्री सक्सेना ने 44 आपदा प्रबंधन कार्मिकों के पदों के विस्तार और 24 संविदा कल्याण अधिकारियों की फिर से नियुक्ति को भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अलावा उपराज्यपाल ने 32 होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को भी पदोन्नत किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दूरस्थ और सतत शिक्षा विभाग ने कल से शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए स्नातकोत्तर प्रोग्राम के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग के कार्यवाहक प्रिंसिपल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक उम्मीदवार विभिन्न प्रकार के स्नातकोत्तर प्रोग्रामों का पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी, मास्टर ऑफ आर्ट्स इतिहास, मास्टर ऑफ आर्ट्स राजनीति विज्ञान, मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत और मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम का पंजीकरण 1 जुलाई से शुरू हो गया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके की एक दुकान में आज सुबह आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। दमकल विभाग के अनुसार जिस दुकान में आग लगी थी वो मिठाई की दुकान थी। जब आग लगी तो उसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति फंस गया था, जिसे दमकल कर्मियों ने सुरक्षित निकालकर पास के सरकारी अस्पताल में भेज दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों के दौरान खोए हुए 3 लाख बच्चों को उनके परिवारों से मिलवाने में मदद की है। श्रीमती ईरानी ने कहा कि सरकार ने इसी अवधि में 7 लाख से अधिक बच्चों की मदद की है। वे नई दिल्ली में आज बाल संरक्षण, सुरक्षा और कल्याण विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। देश में बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि गोद लेने से जुड़े कानून को आसान बनाया गया है ताकि अदालत में पेश हुए बिना ही इच्छुक अभिभावक बच्चे को गोद ले सकें।
इस अवसर पर श्रीमती ईरानी ने बच्चों के अधिकार से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यक्रम का भी शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में 9 राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कल दिल्ली में आषाढ़ पूर्णिमा पर धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय में होने वाले इस आयोजन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वीडियो के माध्यम से संबोधित करेंगी। इस अवसर पर परिसंघ की एक विशेष परियोजना पर बनी फिल्म इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज लुम्बिनी नेपाल का प्रदर्शन भी किया जाएगा। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन का करीब 262 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के इस रेलवे स्टेशन पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। रेलवे स्टेशन के साथ ही बनने वाले एक बहुमंजिली इमारत को एलिवेटेड गलियारे के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को आसानी से रेलवे स्टेशन तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी। इस स्टेशन पर शॉपिंग की सुविधा भी यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएगी। स्टेशन पर वेटिंग एरिया, वेटिंग लॉन्ज, रिटायरिंग रूम और फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं भी होंगी। टिकट बुकिंग, रिजर्वेशन और अन्य सेवाओं में यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हेल्प डेस्क भी होंगे। लिफ्ट, एस्केलेटर की सुविधा के साथ पूरा स्टेशन दिव्यांग फ्रेंडली होगा। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास यात्रियों की यात्रा को और अधिक सुगम, सुरक्षित और आरामदायक बनाएगा। यह स्टेशन राजधानी दिल्ली से सटे होने के कारण दोनों राज्यों को लाभ पहुंचाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वस्तु और सेवा कर परिषद की बैठकों को सहयोगात्मक संघवाद का श्रेष्ठ उदाहरण बताया है। श्रीमती सीतारमण नई दिल्ली में कल छठे वस्तु और सेवा कर दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही थीं। उन्होंने वस्तु और सेवा कर लागू होने से पहले अप्रत्यक्ष कर प्रणाली, बहु कर दरें, जटिल प्रक्रिया और राज्यों के बीच जांच चौकियों जैसी चुनौतियों और इनसे करदाताओं और आम आदमी पर हुए असर का उल्लेख किया। वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए वस्तु और सेवा कर के सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख किया। उन्होंने वस्तु और सेवा कर को लागू करने में व्यापार संगठनों की भूमिका की भी सराहना की। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जीएसटी की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि स्टार्टअप बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण का उद्देश्य नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देना है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि पेटेंट और ट्रेडमार्क समेत बौद्धिक संपदा अधिकार की पंजीकरण प्रक्रिया भारत में नवाचार को बढ़ावा देगी और उद्यमियों को प्रेरित करेगी। इससे उद्योग के साथ स्टार्टअप का जुड़ाव भी बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि ट्रेडमार्क की पंजीकरण प्रक्रिया का एक समय 1 वर्ष से घटकर 1 महीना रह गया है। भारत की G20 अध्यक्षता में स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट समूह कल से हरियाणा के गुरुग्राम में 2 दिन की स्टार्टअप 20 शिखर बैठक का आयोजन करेगा। बैठक के दौरान विदेशी प्रतिनिधि उद्योग विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों से मिल सकेंगे। इस अवसर पर वे स्टार्टअप को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए कारोबारी समझौते भी कर सकेंगे। इस बैठक के दौरान एक बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्टार्टअप अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन कर सकेंगे। वे निवेशकों तथा मार्गदर्शकों से मिल सकेंगे और कारोबारी तालमेल बना सकेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की वार्षिक तीर्थ यात्रा सुचारू रूप से जारी है और देश भर से अधिक श्रद्धालु प्रतिदिन कश्मीर घाटी पहुंच रहे हैं। अब तक मिली खबरों के अनुसार आज दोपहर 1 बजे तक लगभग 12,000 श्रद्धालुओं ने दक्षिण कश्मीर हिमालय में अमरनाथ जी के पवित्र गुफा मंदिर में भगवान शिव के प्राकृतिक रूप से बन रहे बर्फ के शिवलिंग के दर्शन किए हैं। इससे पहले 4,903 तीर्थयात्रियों का तीसरा जत्था आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 235 वाहनों के काफिले में नुनवान, पहलगाम और बालताल के दोनों आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। इस बीच पवित्र गुफा के दर्शन के लिए क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आधार शिविरों तथा अमरनाथ जी गुफा मंदिर के रास्ते में सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी सुविधाओं से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद की स्थायी समिति की कल समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बैठक होगी।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 777 संविदा पैरा मेडिकल कर्मचारियों और सरकारी स्कूल के 476 अंशकालिक शिक्षकों के सेवा विस्तार को मंजूरी दी। दिल्ली विश्वविद्यालय के दूरस्थ और सतत शिक्षा विभाग ने कल से शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए स्नातकोत्तर प्रोग्राम के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों के दौरान गुम हुए 3 लाख बच्चों को उनके परिवारों से मिलवाने में मदद की है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कल नई दिल्ली में आषाढ़ पूर्णिमा पर धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाएगा। भारत में इस साल होने वाले एक दिवसीय विश्व कप के मुकाबलों की मेजबानी से चूकने वाले शहरों को आगामी घरेलू सत्र के दौरान उनकी बारी के बिना भी 50 ओवर के मैचों की मेजबानी देगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने यह सुझाव रखा है कि विश्व कप मुकाबलों की मेजबानी करने वाले शहर घरेलू सत्र के दौरान एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की मेजबानी की अपनी बारी छोड़ देंगे, जिससे कि उन राज्य संघों की भरपाई की जा सके जो इस प्रतिष्ठित आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी से चूक गए हैं। विश्व कप 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक भारत में आयोजित किया जाएगा। हॉकी इंडिया 7 साल के अंतराल के बाद फ्रेंचाइजी आधारित लीग को पुनर्जीवित करने की कोशिश में है, जिससे बहुप्रतीक्षित हॉकी इंडिया लीग HIL अगले साल या 2025 की शुरुआत में एक नए अवतार में शुरू हो सकती है। हॉकी इंडिया इस लीग को पेरिस ओलंपिक के बाद आयोजित करने की योजना बना रहा है, जिसमें पहली बार महिलाओं के मुकाबले भी होंगे। हॉकी इंडिया ने इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ से अगले साल टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए समय मांगा है। हॉकी इंडिया की योजना इस लीग को पुरुष वर्ग में 8 टीमों और महिला वर्ग में 4 टीमों के साथ कराने की है। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने भी पुष्टि की है कि HIL को अगले साल एक नए तरीके से पेश किया जाएगा और राष्ट्रीय महासंघ लीग को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। HIL की शुरुआत 2013 में 6 टीमों के साथ हुई थी। दूसरी तरफ हॉकी इंडिया ने जमीनी स्तर पर होने वाले टूर्नामेंटों के स्तर में सुधार के लिए रविवार को राज्य एवं जिला इकाइयों को वित्तीय सहायता की घोषणा की। खेल को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के अंतर्गत राष्ट्रीय महासंघ ने सभी राज्य सदस्य इकाइयों को 2 लाख रुपए का अनुदान दिया है। हॉकी इंडिया ने कहा है कि उन राज्यों को 10 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा जो सफलतापूर्वक राज्य स्तर की चैंपियनशिप का आयोजन करेंगी और कैलेंडर वर्ष 2023 में अपने राज्यों में जिला चैंपियनशिप का आयोजन सुनिश्चित करेंगी। सभी जिला इकाइयों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के निर्देशों के अनुसार जिला स्तर चैंपियनशिप का आयोजन कराना अनिवार्य होगा। फुटबॉल में भारत सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। बेंगलुरु में कल शाम खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने लेबनान को 4-2 से हरा दिया। अतिरिक्त समय तक दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकीं। मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट के जरिए हुआ। 4 जुलाई को फाइनल में अब भारत का सामना कुवैत से होगा। भारत ने कुवैत ने बांग्लादेश को 1-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत की यूकी भांबरी ने अपने दक्षिण अफ्रीकी जोड़ीदार लॉयड हैरिस के साथ स्पेन के मलोर्का टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ये यूकी भांबरी का पहला ATP वर्ल्ड टूर खिताब है। दोनों खिलाड़ियों ने फाइनल में नीदरलैंड्स के रॉबिन हेजे और ऑस्ट्रिया के फिलिप ओसवाल्ड की जोड़ी को 6-3, 6-4 से पराजित किया। इस सफलता के बाद यूकी भांबरी की ATP डबल्स रैंकिंग में सुधार होगा। वो 75वें स्थान से 58वें नंबर पर पहुंच जाएंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को पूरा करने में सहकारी क्षेत्र मददगार होगा। नई दिल्ली में आज 17वें भारतीय सहकारी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि भारत को $5 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने में सहकारी क्षेत्र सबसे बड़ा योगदान करेगा। राजधानी में आज मौसम सामान्य रहा। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस घटकर 45.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम होकर 26 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद की स्थायी समिति की कल समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बैठक होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के 777 संविदा पैरा मेडिकल कर्मचारियों